Hello students, welcome to the lecture series of classification of elements and periodicity in properties. So in the last class, we discussed historical development of periodic table and हमने काफी सारे जो अलग-अलग तरह की periodic tables आज तक बनी है उसके बारे में डिस्कस किया और finally we came to this periodic table what we study today, the modern periodic table developed by Henry Moseley. So this is the periodic table जो आज widely used है, most popular है. आज की डेट में इसके अलावा भी अलग अलग पीरियड टेबल्स हैं, बट ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है. तो हम इसी पीरियडिक टेबल के बारे में और आगे डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में. तो हम इसमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें जो मल्टीपल्स ब्लॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So before we go to that, let me just quickly recall a few things about this periodic table. So this periodic table has 7 columns, as you can see. So 7 rows, as you can see, 7 rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rows, and 18 columns. Okay, and rows are called periods, and columns are called groups. ये ऐसे हमारे पास ग्रुप्स हैं ये, ठीक है, और ये है 1 से 18 तक, और ऐसे हमारे पास है पीरियड्स जो है 1 से 7 तक, ठीक है. और उसके अलावा फिर हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल डिविजन्स भी हैं कि ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये है एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, और ये जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा पी ब्लॉक. दीज ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट. एंड ये जो बीच का जितना भी हिस्सा है ये वाला, ये है हमारा डी ब्लॉक, और ये जो है हमारा नीचे अलग से रखा हुआ है ये है हमारा एफ ब्लॉक. सो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल जो आज की डेट में हम स्टडी करते हैं, और हम इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर फोकस करेंगे, इसी की प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी, इसी के बारे में अलग अलग तरह की चीजें डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी मूव अहेड, let us discuss the nomenclature of elements with atomic number greater than 100. So पहले क्या होता था कि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एलिमेंट, वो उस एलिमेंट का नाम अपने नाम पे रख देता था, ठीक है. बट बाद में आगे चल के क्या हुआ, जब 100 से ऊपर गया नंबर हमारा, तो जो डिस्कवरीज हुई या फिर जो नए एलिमेंट बने, यूजुअली इस बार क्या करने लगे लोग, लैब में ही नए एलिमेंट बना रहे हैं, मतलब नेचुरली नहीं मिल रहे हैं तो वो लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स एक्सपेरिमेंट कर करके. तो जो नए एलिमेंट्स जो बन रहे हैं या मिल रहे हैं उनका बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं. तो उनका जो सिंथेसिस है, कैरेक्टराइजेशन है, तो उन रिक्वायर हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट्स एंड लैबोरेटरीज. पूरा का पूरा बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनाए जाते हैं. और scientists before collecting reliable data on the new element at times get tempted to claim from its discovery. होता क्या था कि भाई पहले तो जमाने में साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होती कि भाई हमने एलिमेंट खोजा है तो हम अपने नाम पे इसको रखें. बट जैसे जैसे आगे हुआ, 100 से ऊपर जब जाने लगे, तो यूजुअली एलिमेंट्स लैब में बनाने लगे लोग, और वो जो लैब में एलिमेंट्स बना रहे थे वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थे, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते थे, और बहुत ही ज्यादा लार्ज इक्विपमेंट्स लगते थे, बहुत ही मुश्किल होता था. और उसके बारे में ज्यादा स्टडी किए बिना ही, बहुत कम स्टडी से, बहुत कम डेटा के साथ ही, अब उनको लगता था कि हाँ भाई हमने एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया, इसका नाम हम रख देते हैं कुछ. ऐसा हो रहा था यूजुअली, जिससे कि बहुत ही दिक्कतें आ रही थी. जैसे कि अमेरिका एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104. अमेरिकन साइंटिस्ट थे और एक सोवियत साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट 104 को क्लेम कर दिया कि भाई हमने डिस्कवर किया. अमेरिकन साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम,
और सोवियत साइंटिस्ट ने लिख दिया कुछ वोटिनियम, कुछ टफ सा नाम है, मतलब अपना अपना रख के बैठ गए। अब कैसे काम चले भाई? सब लोग अगर अपने अपने हिसाब से रख देंगे, भाई मैं इस चीज को ये बोलूंगा, मैं इस चीज को बोलूंगा, तो वर्ल्ड वाइड क्या माना जाए? तो ये भी दिक्कत थी। तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए फिर आईयूपीएसी को हस्तक्षेप करना पड़ा। आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसमें बीच में आए और उन्होंने कहा कि भाई किसी भी नए एलिमेंट की डिस्कवरी होने के लिए, मतलब आपने कर दी है, उसको प्रॉपर नाम देने से पहले आप काम करो। उन्होंने एक डेटा बोला कि भाई एक रूल्स बनाए कि भाई उसका प्रॉपरली नाम रखने से पहले तुम्हें इसके हिसाब से नाम रखा जाएगा। और जब लगेगा कि मतलब पहले एक टेम्परेरी नाम दिया जाएगा, और जब उनको लगेगा कि हाँ कि भाई ये जो तुमने किया है डिस्कवर, वो ठीक है, उसकी जो डेटा है उसके सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब सेट हो जाएगा, तब उसको एक परमानेंट नाम दे दिया जाएगा। क्योंकि ये आइडिया था। तो वो क्या आइडिया है, उन्होंने क्या किया था, वो हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 100 के बाद के एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो जैसे कि उन्होंने एक टेबल बनाई, डिजिट, नेम और एब्रीविएशन। ठीक है, तो इसके अंदर अब जैसे जीरो था, जीरो का नाम रख दिया उन्होंने नील, और उसको हम डिनोट करेंगे एन से। वन, वन को उन्होंने बोला अन, उसको डिनोट करेंगे यू से। टू को हमने बोला बाई, बी से डिनोट करेंगे। थ्री को हमने बोला ट्राई, टी से डिनोट करेंगे। फोर को हमने बोला क्वाड, क्यू से डिनोट करेंगे। फिफ्थ को उन्होंने बोला पेंट, पी से डिनोट करेंगे। सिक्स को उन्होंने रख दिया हेक्स, एच से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने पूरी की पूरी एक टेबल जारी कर दी 10 तक के लिए, जिससे कि एलिमेंट्स का पूरा पक्का नाम डिसाइड होने से पहले भाई इस टेम्परेरी टेबल की मदद से, इस टेबल की मदद से टेम्परेरी नाम रखा जाएगा उस टेबल का, उस एलिमेंट का, ऑफ। और 9 के लिए उन्होंने रखा इन, ई। तो ये टेबल बना दी उन्होंने। अब कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर करेगा कोई भी साइंटिस्ट, तो उसका पहले इस टेबल के हिसाब से नाम रखा जाएगा, उसके बाद कहीं जाके उसका नाम परमानेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है 101 से 101, तो 101, वन के लिए क्या है हमारे पास? अन। ठीक है, टू, जीरो के लिए क्या है? नील। और वन के लिए क्या है? अन। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा एक सफिक्स ऐड कर देना हर एलिमेंट के पीछे, वो है ईएम। तो ये क्या बन गया? अन, नील, अनिबियम। ठीक है, इस तरह से इन्होंने डिनोट किया एलिमेंट्स को। तो दिस फाइनली बिकेम, क्या बन गया हमारा 101? अन, नील, अनियम। और फिर इसका डिनोट कैसे कर दिया? यू एन यू से। और फिर बाद में इसका नामकरण किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जब इसकी पुष्टि हो गई, पूरी तरह से सब छानबीन हो गई, उसके बाद कहीं जाके इसका नामकरण किया गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 101 हेरा, है ना, 101। तो इसका बाद में नामकरण किया गया कि एमडी से इसको डिनोट किया गया, और इसका नाम था मेंडेलियम, मेंडेलिवियम। बड़े खतरनाक नाम है। ठीक है, सिमिलरली किसी और भी एलिमेंट को आप उठा के देख सकते हैं, जैसे कि 104। 104 का अगर हम करें, तो वन को हम लिखेंगे अन, जीरो को लिखेंगे नील, फोर को क्या लिखेंगे? फोर को लिखेंगे हम क्वाड, क्वाड लिखेंगे। और फिर लास्ट में एज यूजुअल ईएम ऐड कर देंगे उसके। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? दिस बिकम्स अन, नील, क्वाडियम। और इसको फिर उन्होंने डिनोट कैसे कर दिया? यू एन क्यू। और फिर बाद में कहीं जाके इसका असली नाम रखा गया रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, आर है। सो इस तरीके से आप एलिमेंट्स का नामकरण कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई नया एलिमेंट बनेगा, कोई
बहुत टाइम बाद जैसे कोई 135वां एलिमेंट बन गया जो कि आज की अभी तो नहीं है, तो उसका नाम पहले क्या रखा जाएगा? अन, थ्री क्या है तो ट्राई, फाइव है तो पेंट, और उसके पीछे क्या आ जाएगा? ईएम। तो उसका नाम रख दिया जाएगा अन ट्राई पेंटियम। सही है ना ये चीजें? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का नामकरण किया जाएगा, उनको पहले टेम्पररी नेम दिया जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में उसको परमानेंट नेम दिया जाएगा विद द हेल्प, पूरी कमेटी बैठेगी आईयूपीएससी जो डिस्कस करेगी, फिर उसके बाद उसको एक परमानेंट नाम दे दिया जाएगा। As of now, elements with atomic number up to 118 has been discovered. Official names of all the elements have been announced by IUPAC. अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और आईयूपीएससी ने उन सबका अच्छे से नामकरण कर दिया है अब तक, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपनी नोमेनक्लेचर की। अब अपन डीप डाइव करेंगे, अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, वो कैसे कैसे डिवाइड हो रखी है। हमने जैसे कि भी बताया आपको कि सॉरी, हमने जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, SPDF। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच ब्लॉक। तो सबसे पहला ब्लॉक है हमारे पास S ब्लॉक। सो S ब्लॉक, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स S ऑर्बिटल आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। कि भाई जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर वो S ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर आप यहाँ पे, चलो इन्होंने नहीं लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे। तो द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S orbital are called S block element। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाए उन एलिमेंट्स को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले लेते हैं सबसे पहले, सबसे सिंपल और बेसिक एग्जांपल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? H से करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो क्या पाओगे आप? 1s1। तो लास्ट एलिमेंट किस में गया? S ब्लॉक में गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? S ब्लॉक एलिमेंट हो गया। जैसे अब हम लिथियम लेते हैं, चलो ठीक है, चलो सोडियम ट्राई करते हैं। सोडियम सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 1s2, 2s2, 2p। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डालने रह गए? हमारे पास रह गए 6, 7। 7 इलेक्ट्रॉन डालने गए, 2p6, 3s1। तो ये हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? S ऑर्बिटल में गया। So this sodium is also an element of S block। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर बिल्कुल। सो अभी एज यू कैन सी, अगर मैं कोई एलिमेंट दूसरे ब्लॉक का लेता हूँ, चलो ये वाला ले अपन, अगर हम बेरिलियम लेते हैं। अब बेरिलियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? 4 है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाऊंगा जब, तो हमें क्या मिलेगा? 1s2, 2s2। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया? S ऑर्बिटल में गया। तो ये भी क्या हो गया? S ऑर्बिटल हो गया। तो एज यू कैन सी, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें अगर ढंग से, तो आप पाएंगे कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिख रही है आपको? देखो, 1s,
1 है लास्ट से Alkene, 3s1, 2s2। तो ये कैसा हिसाब बैठ रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करके क्या हम एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इस ब्लॉक के बारे में? तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration is 1s, सॉरी ns 1 से 2। ठीक है, ns 1 से 2, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है हमारा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। s ब्लॉक कैन accommodate a maximum of 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये तो होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें। ओके, सो लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में बात की थी, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको? अल्कली मेटल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स? ये भी एक सवाल है कि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो दे फॉर्म अल्कली, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स, बिकॉज दे react with water to form alkali। ठीक है, so similarly if we talk about group 2 elements are known as alkaline earth metals। और इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? Because their oxide react with water to form alkali, and these are found in soil or earth. That's why they are known as alkaline earth metals, because their oxides react with water to form alkali, and these are found in soil or earth, in the soil or earth. That's why they are known as alkaline earth metals। ओके, सो इस ब्लॉक में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है टोटल? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ब्लॉक आर 14, जिसमें अगर हम फ्रॉन्शियम है जो हमारा, और रेडियम है, फ्रॉन्शियम और रेडियम आर रेडियो एक्टिव। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम एस ब्लॉक इज रेडियो एक्टिव। 4 ऑप्शन दे देगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि गिव एनी 2 radioactive elements in S block radioactive elements, while H and He are gaseous elements. Okay, and some more small things about this are cesium and francium are liquid elements belonging to S block। and और क्या क्या है इसके बारे में जानने लायक बातें? they have low ionization energy, these have low ionization एनर्जी। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम जब ट्रेंड्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो ये सब हम अच्छे से डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, तो इट्स ओके। दीज आर हाईली रिएक्टिव and these are highly electropositive elements, these are highly electropositive elements। the all elements are soft metals। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है,
कुछ ज्यादा हमारे पास एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं इन कुछ लाइन, जहां जहाँ पे था थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने लायक वहां पे हमने डिस्कस किया. ऑल दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल. दे हैव लो melting and boiling point and boiling point. So this was a very small brief introduction, a brief discussion about S block. Okay, so now let us move to P block. Let us discuss P block in detail. अब P block कौन सा है हमारा? मैंने बताया जैसे कि राइट साइड में जो ब्लॉक है हमारा ये सारा का सारा कौन सा है? P block है हमारा. ठीक है. So now we discuss about P block. So as we discussed in S block elements, जिस प्रकार S अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका S ब्लॉक में जाता है, S ऑर्बिटल में जाता है, वो S ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है. सिमिलरली अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाएगा तो क्या बन जाएगा? P ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा. Periodic table in which the last electron gets filled up in the P ऑर्बिटल. ठीक है. उन सब एलिमेंट्स को हम P ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. ओके. सो ये P ब्लॉक में हमारे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? 13 से 18 तक के जो ग्रुप्स हैं हमारे वो सारे हैं इसके अंदर. सो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है NS2 NP126. ठीक है. अब आप इसमें एग्जांपल के तौर पे कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ले लो P ब्लॉक का. सपोज बोरोन ले लें अपन. बोरोन कहाँ है? ये रहा ना. तो बोरोन ले लेते हैं अपन. अगर हम बोरोन लेते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5. ठीक है. तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो P ऑर्बिटल में गया. सो ये हमारा बोरोन क्या हो गया? P ब्लॉक एलिमेंट हो गया. सिमिलरली हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं. ऑक्सीजन ले सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो दिस विल बी 1s2 2s2 2p4. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा? एग्जांपल ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए. और जो हमारे जो लास्ट 18th कॉलम है वो सारे के सारे इनर्ट गैसेस का कॉलम है. उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP6 मिलेगी आपको फुल्ली फिल्ड. द ग्रुप the zero group element having general formula NH2 NP6 are inert because their energy levels are fully filled up. हमारे P ब्लॉक में लगभग टोटल 30 एलिमेंट्स है एक्सक्लूडिंग हीलियम, क्योंकि हीलियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में ही जाता है, NH2 बनता है वो. ठीक है. तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो देर आर 9 एलिमेंट्स नेमली नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, O2 and N2 belonging to P block. There are 9 gaseous elements belonging to P block. ठीक है. और जो गैलियम है हमारा, गैलियम और ब्रोमीन आर लिक्विड्स. गैलियम एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स. और उसके अलावा जो यहाँ पे अगर आपको दिख रही है कि यहाँ पे चेक करते हैं, हाँ ये जो स्टेप लाइक लाइन यहाँ पे जो बनी हुई है ऐसे, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये स्टेप लाइक लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है ये हमारे डिवाइड कर रही है किस किस को? ये डिवाइड करती है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को एंड मेटलॉइड्स को. ठीक है. और ये जो
ई, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये सारे हैं हमारे मेटलॉइड्स। मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है हमारी ये मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिवाइड कर रही है। द स्टेप लाइक थिक lines drawn in periodic table in P block divide elements into metals, non-metals, and metalloids. Here, boron, silicon, germanium are metalloids. The elements of S and P block collectively are called as representative elements. The elements of S and P block elements are collectively called as representative elements. ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हमारे पी ब्लॉक में हैं। तो ये याद रखना, ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटलॉइड्स इन पी ब्लॉक। तो चार ऑप्शन होंगे और इनमें से चारों में से कोई होगा, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट डी ब्लॉक। अब दो ब्लॉक पढ़ लिए हैं और आगे वाले ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज भी कुछ इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फटाफट देखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, फटाफट लिखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप इन द डी ऑर्बिटल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी हमारी, NS 1 से 2, N-1, D 1 से 10। ओके, और ये हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 3 से लेके 12th तक जो ग्रुप्स हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एंड उसके अलावा ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ओके। And out of D block elements, mercury is the only liquid. Out of all the D block elements, mercury is the only liquid element. D block elements are generally paramagnetic. D block elements are generally colored, paramagnetic, and exhibit variable valency, ठीक है। तो इसी प्रकार हम फटाफट अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इन एफ ब्लॉक व्हाट डू वी हैव। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एफ ब्लॉक में, एफ ऑर्बिटल में, तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। एंटर्स एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। The F block elements are from atomic number 58 to 71. 58 to 71 एटॉमिक नंबर वाले और 90 to 103 एटॉमिक नंबर वाले, वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हैं वो सारे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। The lanthani occur in nature in low abundance and therefore these are called rare earth elements. The lanthanides, जो हमारे lanthanides हैं block elements में, occur in nature in low abundance and therefore these are called rare earth elements. Rare earth
एलिमेंट्स। ओके, लेंथेनाइड्स कौन कौन से हमारे, ये 58 से 71 वाले जो है वो लेंथेनाइड्स हैं, और जो बाकी के हैं 90 से 103 उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। 90 से जो 3 वाले हैं, 58 से जो 71 वाले हैं वो होते हैं हमारे लेंथेनाइड्स, और 90 से 103 वाले जो होते हैं वो हमारे होते हैं एक्टिनाइड्स। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसकी हाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी रह गई। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है हमारी, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है एन। तो पहले हाँ ये लिख लेते हैं एक और चीज कि द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, look elements are also called inner transition elements. Okay, and now let's write the electronic, the general electronic configuration of f block। वो होती है हमारी n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 to 10 एंड ns2, और n यहाँ पे होता है हमारा 6 और या फिर 7। ये होती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस। ठीक है, ये तो होगी हमारी सारे ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन। ये हो गया एस ब्लॉक के बारे में, ये पी के बारे में, और जीडी के बारे में, और ये एफ के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है परफेक्ट तो ये भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। वो क्या क्या है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है हमारी कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो अनसर्टेन है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इज स्टिल अनसर्टेन। ठीक है, और दूसरा है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने मेन टेबल में रखने के बजाय अलग से एक डिब्बा बना के दे दिया, जो कि बहुत गलत बात है, मतलब अच्छी चीज नहीं है कि उनको बीच में रखने के बजाय हमने उनको अलग से नीचे डिब्बा बना के दे दिया और बोल दिया तुम्हें फ्लॉप हो गई। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन मेन बॉडी ऑफ द टेबल, दे आर प्लेस्ड सेपरेटली। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी टेबल है, हाँ, ये जो एफ ब्लॉक है इसको अलग से डाल दिया, ये 58 है और ये 57 है। अब कायदे से तो ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ आनी चाहिए थी, बट नहीं, इन्होंने यहाँ से रख दिया, अलग रख दिया, बीच में डाला ही नहीं। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन हो गया इस टेबल का। ठीक है, सो ये तो होगी हमारी कुछ छोटी मोटी बातें अबाउट दिस टेबल। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया जाए तो आप उसकी पोजीशन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वो किस पीरियड टेबल में कहाँ लाई करेगा, और इस पे एक सवाल आ सकता है। प्रिडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। कि आपको अगर कोई भी एलिमेंट दिया जाए और उसका एटॉमिक नंबर बता दूं तो क्या आप मुझे ये बता सकेंगे कि ये एलिमेंट कहाँ लाई करेगा? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला यह है कि आप राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख देंगे पूरी की पूरी, और उसमें जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जो n होगा हमारा, वो ये बताएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में जाएगा। तो जब द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ
द वैलेंस शेल, तो लास्ट जो शेल है हमारा, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, शेल रिप्रेजेंट द पीरियड, रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और एक तो ये पॉइंट पता चल गया कि जो लास्ट वैलेंस शेल होगा और उसका जो क्वांटम नंबर होगा, उससे आपको उस एलिमेंट का पीरियड पता चल जाएगा। ठीक है, और जिस सब शेल में जा रहा होगा, द सब शेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन is filled tells about the block of the element. Electron is filled corresponds to the block of the element. जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे, यही तो हो रहा था कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने जिस ऑर्बिटल में भरा, वो आपका उसी ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। तो एक यहाँ से आपको पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया। बस अब क्या जानना रह गया, ग्रुप जानना रह गया कि भाई वो कौन से ग्रुप में जाएगा। ये नहीं पता चला ना अपने को अभी तक। सो तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, group of the element is predicted from the electron present in the outermost, मतलब जो n, जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम आप ले रहे हैं, उसी के आउटरमोस्ट जो शेल है या फिर पेनल्टीमेट शेल, जस्ट पेनल्टीमेट मतलब जस्ट पहले वाला, और n-1 या फिर पेनल्टीमेट शेल as follows. Group of the element is predicted from the electron present in the outermost shell. ठीक है, अब उसमें कुछ सब रूल्स हैं कि अगर वो एस ब्लॉक का है, फॉर एस ब्लॉक, अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में जाएगा तो आप ब्लॉक तो पता चल चुका होगा, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस। जो लास्ट जो शेल थी आपकी, एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन थे, वही आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पी ब्लॉक में जाता है, अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक में जाता है, तो द ग्रुप नंबर विल बी गिवन एज 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस एंड एनपी। एनएस और एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 10 आप जब करेंगे तो यू विल फाइंड द ग्रुप नंबर कौन सा होगा इसका। और डी ब्लॉक के लिए आप क्या करेंगे? डी ब्लॉक के लिए आप करेंगे द सम ऑफ द नंबर ऑफ n-1d। ठीक है, और अगर n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई n-1d और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जब आप सम कर लेंगे, देन यू विल फाइंड द ग्रुप नंबर, अगर डी ब्लॉक में जा रहा है तो वो। ठीक है, और एफ ब्लॉक के लिए क्या है हमारे पास? और एफ ब्लॉक, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप नंबर इज 3। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एलिमेंट लीजिए और खुद चेक कर सकते हैं आप आराम से। चलो मैं एक कर लेते हैं, एक अपन चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने ले लिया नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2। ठीक है, ये आ गया 2p, यहाँ पे 4 आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो, ऑब्जर्व करते हैं इसको। सबसे पहला हमने क्या लिखे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तो जो हमारा पहला स्टेप था वो पूरा कर लिया। अब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। ठीक है, सो n इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 2 है। तो पीरियड नंबर क्या हो गया? पीरियड आ गया हमारा 2। अब हमारे को ब्लॉक जानना है और ग्रुप जानना है। तो वैलेंस शेल का एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? पी ऑर्बिटल में गया, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो गया? पी हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या जानना है? ग्रुप जानना है। तो ग्रुप नंबर क्या है पी ब्लॉक के लिए? रूल कि 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस एंड एनपी
में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n क्या है यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका +10 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, p में 2p में कितने हैं 3 है, और उसको अपने को क्या करना है 10 से ऐड करना है, तो दैट विल बी 15। तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया ग्रुप आपका, ठीक है। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से, नाइट्रोजन कहाँ है ये रहा, और ये 15 है ये हमारा ग्रुप नंबर, ठीक है। इसी तरीके से चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं अपन। ओके, तो इस बार अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg, और मैग्नीशियम का है अपने पास 12 है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो अपने को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, 1s2 2s2 2p6, और ये क्या हो गया 3s, ये कितने हो गए 4 6 10 हो गए 3s2, ठीक है। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया है 3s2 में, तो यहाँ पे हमारा n क्या हो गया, n इक्वल टू 3 आ गया, और पीरियड आपको पता चल गया वो है हमारा 3, ठीक है। हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में गया, तो आपका ब्लॉक पता चल गया होगा s, और s ब्लॉक के लिए रूल क्या है, s ब्लॉक के लिए रूल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns, तो n क्या है आपका 3 है, तो ns में क्या आएगा मतलब 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, कौन से ग्रुप में लाई करेगा, कौन से ब्लॉक में लाई करेगा, कौन से पीरियड में लाई करेगा, मतलब आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पूरी टेबल में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी होगी जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या ऐसी भी कोई भी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हम उस टेबल में, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज है जैसे, तो एटॉमिक साइज कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्या फैक्टर्स है जो हमारे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है हमारा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक। सो एटॉमिक रेडियस क्या है, कि कोई भी अगर मैं एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि अपने बोर ने क्या बताया था कि भाई बीच में एक न्यूक्लियस होगा, उसके आसपास ऐसे शेल्स होंगी काफी सारी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शेल्स बनी हुई होंगी, ये सपोज पता नहीं यहाँ पे कितनी शेल्स है, अपन डॉट 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 कर देते हैं कि भाई ऐसे कुछ शेल्स बनी हुई है, ठीक है। और फिर एक फाइनली एक और बाहर आउटर मोस्ट शेल होगी, कुछ इस प्रकार से बना हुआ हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया गया कि भाई ये आपका जो बीच में सबसे बीच में जो है ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे रहते हैं, और ये यहाँ पे जो है हमारा वो सब हमारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूमते रहते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रक्चर बताया गया कि भाई ये आपका एक जो एटम है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर की भी एक कहानी है, कि वो भी धीरे धीरे डेवलप हुई, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज दिए, वैसे ही कि हमारे एटम एटम के स्ट्रक्चर की भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी एक यूनिट है प्रॉपर, और उसमें अलग अलग कहानियां हैं कि किस प्रकार जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर सब ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन से एक फाइनल स्ट्रक्चर पे ऐसे पहुंचे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कि ये जो सेंटर है हमारा, ये जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर, इस सेंटर से हम जो लास्ट वैलेंस शेल है, ये लास्ट वैलेंस शेल से जितना ये डिस्टेंस है ना, यही है कि हमारा रेडियस है। तो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे नहीं कोई भी शेल, जो आउटर मोस्ट शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन हो,
उसके साथ जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो हमारा सबसे न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटेन हो रहा है, उन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वही है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो अभी एटॉमिक रेडियस के फर्क कैसे कैसे फर्क पड़ता है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहला हमारा आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So what is this effective nuclear charge? Effect of increase in number of protons increases the effective nuclear charge. Effective nuclear charge जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोटॉन्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। न्यूक्लियस ही है जो हमारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने आसपास बांधे हुए है। ऐसा समझो जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम होता है, तो उसमें क्या है, बीच में सन है ना, और उसके आसपास आपके अलग अलग प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये मरकरी आ गया, बीच में काफी सारे प्लैनेट्स आते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो और हर हर प्लैनेट पे सन की कुछ ना कुछ ग्रेविटी लगती है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वो आसपास अपने घुमाता है सबको। सेम सिमिलर, और ये हमारे जो रदरफोर्ड है उन्होंने ऐसा आइडिया भी उनका उन्होंने कंपेयर किया था इन चीजों को। तो इस प्रकार से हमारा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ हमारे न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, और वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूक्लियर चार्ज के साथ। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे आपके पास उतने ज्यादा आपके पास न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकेंगे। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का समझिए कि ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा करीब से आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे अपनी तरफ, तो मतलब स्क्वीज होगा, मतलब, है ना, कि जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे आगे शेल्स, और अब ये न्यूक्लियस कर क्या रहा है, ये इन शेल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा स्क्वीज होगा। ठीक है, ये ज्यादा स्क्वीज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे तो ये कम खींच पाएगा अपनी तरफ, तो हो सकता है थोड़ा साइज बढ़ जाए। तो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे साइज ऑफ एटम पे, कि अगर ज्यादा होगा हमारा प्रोटॉन्स, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होगा। तो द इफेक्ट of increase in the number of the effect of increase in the number of protons increases the effective nuclear charge. Effective nuclear charge. This results in decrease in the value of atomic radius. Atomic radius because protons attract the electronic orbits with greater force। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पावर की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस की पावर टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ।
अगर उसके पास पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, और इसलिए उसका साइज क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसकी अगर पावर कम हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कम अपनी तरफ खींच पाएगा और द साइज विल एक्सपैंड, वो दूर चले जाएंगे उससे। अगर वो नहीं खींच पाएगा अपने पास तो वो दूर चले जाएंगे अपने आप से, न्यूक्लियस से। ठीक है। और उसके बाद और भी हमारे पास फैक्टर्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, बट आज हमारे पास इतना समय नहीं है इस क्लास के लिए, अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अदर फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप्स हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मेनली डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। आईयूपीएससी ने एक सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किए, ये इस टेबल को दिया कि भाई इस टेबल के हिसाब से अब से एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का नाम दिया जाएगा, टेम्पररी नाम, जब तक कि उसका फाइनलाइज नहीं हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसमें जो थोड़ी प्रॉपर्टीज बात की, फिर पी ब्लॉक के बारे में, फिर डी ब्लॉक के बारे में, फिर एफ ब्लॉक के बारे में। फिर हमने ये लिमिटेशंस भी देखी कुछ कि भाई जो हाइड्रोजन है हमारा, उसकी पोजीशन अभी भी अनसर्टेन है, पहले भी थी आज भी है। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उसको बीच में अलग, मतलब मेन जहां पे उनको आना चाहिए था वहां पे रखने के बजाय नीचे अलग से डब्बा बना के दे दे कि भाई तुम नीचे रहो। ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया कि किसी भी एलिमेंट की हम पोजीशन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखें पहले। ठीक है। उसके बाद जो वैलेंस शेल है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, और उस nth शेल में हमारे जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो हमें क्या बताएगा, ब्लॉक बताएगा। और उस nth जो वैलेंस शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी, हाँ, nth जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें पीरियड बताएगा, और जो ऑर्बिटल में क्या होगा वो हमें ब्लॉक बता देगा। और ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए ये हमारे पास रूल्स है, अगर एस ब्लॉक हो तो ये वाला, अगर पी ब्लॉक हो तो ये वाला, और एफ ब्लॉक हो तो हमेशा के लिए 3। ये कुछ एग्जाम्पल देखे। फिर हम आ गए एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी बात करें, और ये जो सेंटर पे बैठा है ये हमारा प्रोटॉन्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी की पावर की बात कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर ज्यादा इसके पास पावर होगी तो वो ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच पाएगा, और द साइज ऑफ द एटम विल स्क्वीज। और कम पावर होगी तो वो इट विल एक्सपैंड। और भी हमारे पास दो फैक्टर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।